जी बिल्कुल। हिंदी में लगभग 40 साल पहले एक बड़ी अद्भुत किताब मेरे हाथ में लगी थी, पथेर पंचाली के विभूति बाबू। उसमें घाटशिला के जो सबसे बड़े जिला बड़े जंगल के अधिकारी थे, असल में ऐसे तो डिलीट वगैरह भी करना पड़ेगा। हाँ, मैं एडिट कर दूंगा। अच्छा, हाँ, आप सहज भाव से बोल दीजिए तो मेरे के लिए। वह किताब उन्होंने लिखी है और उसमें विभूति बाबू के घाटशिला प्रवास के बारे में बहुत दिलचस्प वृत्तांत दिए हैं। उसका एक पहलू मुझे हमेशा स्मरण आता है। उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके महकमे में उनके मातहत एक बाबू उनके घर आया और उसने कहा कि मेरे बड़े भाई कलकत्ता से आ रहे हैं। वह बांग्ला के लेखक हैं और मेरी बहुत इच्छा है कि आपसे उनकी मुलाकात मैं करूं। मैंने अनमनेपन से हाँ कह दिया कि यह भी जैसे व्यक्ति का स्वभाव होता है, अपने बड़े अधिकारियों से अपने परिचितों को मिलवाने। उसी सम्मोहन में यह बात कह रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा कि उनके भाई का क्या नाम है। उसने कहा वह बांग्ला के बहुत अच्छे लेखक हैं, उनका नाम है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। मेरे लिए विभूति भूषण बंदोपाध्याय का नाम बिल्कुल ऐसा ही था जैसे एक आदिवासी के सामने यह बोल देना टिम्बकटू और होनोलुलु कहाँ है। क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ बांग्ला के दो ही बड़े लेखकों रविन्द्रनाथ ठाकुर और शरचंद्र के नाम से परिचित था। इसके कुछ दिनों बाद सुबह के समय वह आदमी एक देहाती से दिखने वाले व्यक्ति के साथ मेरे घर आया, जिसने एक बड़ी चादर ओढ़ रखी थी और उसने कहा कि मेरे भाई आ गए हैं और मैं इन्हें आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप इन्हें बिठाइए, इतने में अभी इस सनातन से निवृत्त होकर आता हूँ। जब मैं लौटा तो देखा कि वो मेरी किताबों की अलमारी में बड़े गौर से किताबों को देख रहे हैं और उनके हाथ में मेरी एक किताब अराउंड द वर्ल्ड जो उन्हीं दिनों अंग्रेजी में छपी थी और जिसमें फॉरेस्ट के मेरे अपने अनुभवों के बारे में लिखा गया था, उन्हें मिली और वह उसको बड़े गौर से देख रहे थे। फिर मेरी तरफ देखते बोले, आप गल्प लिखना क्यों नहीं प्रारंभ कर देते। मैं हंसा, बोला ये गल्प वल्प मेरा बस का नहीं है। गल्प में झूठ के सिवाय होता क्या है और झूठ मेरे जीवन में नहीं है। तो ना ना, आपको गलत फहमी है और मैं आपको बता सकता हूँ बिना झूठ के भी कहानी कैसे लिखी जा सकती है। और तो मैंने दिलचस्पी के साथ उनसे कहा कि ठीक है, फिर कहानी लिखने की कला आप मुझे समझाइए। कि हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए उचित वातावरण होना चाहिए, उचित जगह होना चाहिए। जब हम कभी जंगल भ्रमण के लिए निकलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा बिना झूठ के भी कहानी कैसे लिखी जा सकती है। अगले दिन ही मैंने जंगल भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। वे आए और उन्होंने उनके साथ मैं जीप में बैठा। हम जंगल की यात्रा पर निकल गए थे।
मेरे मन में बड़ी खुदबुदी थी और लगातार उसी सवाल पर मेरे मस्तिष्क में अटका था कि इनसे पूछा जाए कि कहानी कैसे लिखी जाती है। एक जगह आने पर मैंने उनसे कहा, अच्छा आप बताइए, अब तो हम जंगल भ्रमण कर रहे हैं, कहानी कैसे लिखी जाती है? तो उनके चेहरे पर एक हंसी आई। बोले, अरे कोई ऐसे ही थोड़ी बताया जाएगा, और कोई अच्छी जगह आने दो, कोई पोखर आने दो, नदी आने दो, उसके किनारे हम बैठेंगे, पत्थर पर टिकेंगे और अच्छी जगह होगी, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक छोटा सा पोखर दिखाई दिया। तेजी से बोले, अरे रोको 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 जी। हम उतरे, पोखर के करीब आए। उनके मुख से निकला, आह कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ तो हमारा अपना एक बंगला होना चाहिए था। छोटे सा घर जिससे मैं वहाँ रहा जा सके। और मैंने उनसे फिर कहा, यहाँ कहानी लिखने के बारे में कुछ बताइए। लेकिन यहाँ नहीं, अभी और आगे चलते हैं। इस तरह कई घंटे की चर्चा में उन्होंने असंख्य जगह पर जीप रुकवाई, असंख्य जगह पर उनके घर बने, घर उजड़े, और कोई भी घर उनका अभी तक नहीं स्थायी रूप से बन पाया। एक जगह पर एक जगह पर उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, ये ठीक है, यहाँ हम बात कर सकते हैं। फिर हंसे बोले कि कहानी कैसे लिखी जाती है, इसका कोई मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाता हूँ, इसके आधार पर ही तुम कहानी लिखना सीख जाओगे। और फिर उन्होंने अपनी उस कहानी को सुनाना प्रारंभ किया। बोले कि एक जंगल में एक छोटा सा गांव है, जिसे प्राय सभी की झोपड़ियां हैं, सभी आदमी अभावग्रस्त हैं, सभी सीधा साधा जीवन, ठहरावा सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गांव की छोटी छोटी लड़कियां 10 साल की, 12 साल की, 14 साल की, वो गांव के अकेले पोखर के पास आती हैं, उसी में पानी भरती हैं, उसी में कपड़े धोती हैं, उसी में बर्तन साफ करती हैं, और वहीं उन्हें वह अवकाश मिलता है जहाँ पर वो गपबाजी भी करती हैं, चर्चाएं करती हैं। वहाँ पर एक लड़की मेहमान के तौर पर कलकत्ते से आई हुई है। वह कलकत्ते के बारे में बड़ी आकर्षक बातें बता रही है। वहाँ पर इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वहाँ पर सड़क पर ट्राम चलती है, वहाँ दिन रात रोशनी ही रोशनी रहती है, अंधेरा कभी होता ही नहीं। और वह लड़की बार बार कलकत्ते को अपनी याददाश्त में, अपनी स्मृति में लाने की कोशिश करती है, लेकिन 1 से 10 तक गिनते हुए जैसे ही वह 5 या 6 पर पहुंचती है, वह फिर गिनती भूल जाती है, फिर नए सिरे से प्रारंभ करती है, और वह फिर भी उस शहर को अपनी कल्पना में नहीं ला पाती। कुछ दिन बीत जाते हैं। उसकी माँ कहती है, घर में अब खाने को कुछ नहीं बचा है, इस भूखमरी से तो बेहतर है तुम अपनी ससुराल ही लौट जाओ। ससुराल वालों ने उनसे 1 साल पहले छोड़ दिया था, वे अपने गांव आ गई थी, और वहाँ पर उसके बाद कोई उसे लेने के लिए नहीं आया। एक दिन विवश होकर वह अपने छोटे भाई के साथ कुछ पोटली और कुछ पैसों के साथ अपने ससुराल के लिए निकल पड़ती है। जैसा कि स्वाभाविक है, ससुराल वाले भी उसे स्वीकार नहीं करते। उनके घर भी उससे भी ज़्यादा भूखमरी है, उनके पास भी खाने को कुछ नहीं है।
वह उसे खाली हाथ वापस लौटा देते हैं। वह अपनी गांव जाने के लिए प्लेटफार्म पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रही है, बेंच पर बैठी है, छोटा बच्चा है, भाई, उसे भूख लग रही है और वहाँ पर एक चाय बेचने वाला बार बार पास से गुजरता है, चाय खाबो, चाय खाबो, और उसकी आवाज़ लगाता हुआ बार बार उनके पास से गुजरता है। वह उसको अनसुना कर देती है, लेकिन उसका छोटा भाई बार बार उत्सुक होता है और दीदी से बोलता है, दीदी चाय खाबो, चाय खाबो। लड़की जवाब देती है कि नहीं नहीं, चाय अच्छी चीज़ नहीं है। उसके पास उतने ही पैसे हैं जिनसे टिकट खरीद कर वापस अपने गांव पहुंचा जा सकता है। कुछ देर बाद वहां पर दार्जिलिंग मेल धड़धड़ाते हुए रुकती है और उसका वह डिब्बा उसके सामने आता है, जिसके अंदर खूब रोशनी हो रही है, धड़क रही है, फानूस चमक रहे हैं, एक बड़ी सी मेज है जहाँ पर बेटे इधर से उधर घूम रहे हैं और एक अंग्रेज आता है और बावर्ची उसको खाना दे रहे हैं और पूरा डिब्बा रोशनी से जगमगाया हुआ है। अचानक उसे वह भूली हुई गिनती स्मरण हो आती है, जहाँ पर वो 6 तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल भूल जाती थी। वो अचानक उसके मस्तिष्क में कुछ गूंज देता है, ओह, कलकत्ता ऐसा ही होता होगा। वह विस्मित हुई, खुश हुई और उसे जोर से आवाज़ लगाई, ओ चाय वाले, आओ आओ, चाय, 2 ठो चाय। बस यही मेरी कहानी समाप्त हो जाती है। अब तुम ही बताओ, इसे मैंने क्या झूठ कहा है और कौन सी बात ऐसी है जिसमें कोई नई बात हो जिसे तुम भी नहीं लिख सकते। तुम्हारे प्रति एक इसमें ये भाव यदि आपके पास है और आप इसे व्यक्त कर सकते हैं, तो यह अनमोल निधि किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके खुश होने के लिए और आपके खुश होने के लिए, क्योंकि आपने जिसके लिए किया वो खुश हुआ, इसलिए आप भी खुश हुए। अभी फरीदाबाद रहते ही हुए कौशिकी का जन्मदिन पड़ा, बैलून हम लोग खरीद के लाए।